बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 5 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। एक इंतहाई हसास मौजू आपके साथ मैंने डिस्कस करना है। आपने ये देखा होगा कि जब से डी चौक में गोली चली तो मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज किए गए। उसके बाद लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अपने गम व गुस्से का इजहार किया। और उसी वक्त हमने ये देखा कि एक ख़ास मुहिम चली पाकिस्तान में अस्करी मसनूआत के हवाले से, यानी कि आर्मी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान अफवाज जो प्रोडक्ट्स बनवाते हैं या बनाते हैं, उनके बायकॉट की मुहिम चलना शुरू हो चुकी। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त खबर यह है कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी ख़ास किस्म के एहतजाज को सीरियस लेना शुरू किया है। और इस एहतजाज को सीरियस लिया गया है, बल्कि इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा माइंड भी किया गया है और इसके ऊपर एक कुर्बानी भी तैयार हो चुकी है। कौन घर जा रहा है, इसका कितना नुकसान हुआ और किसको नुकसान हुआ, यह बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है। ये पूरी कैंपेन, इससे किसको नुकसान हुआ एक्चुअली, वो आपके सामने मैंने रखना है। कुछ अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं नाज़रीन कराम, बड़ी ही अजीबो गरीब मुलाकातें, बड़ी ही मायूब मुलाकातें, अननेचुरल मीटिंग्स वो हो रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में कड़ाका निकलने वाला है। वो मुलाकातें कहां पर हो रही हैं, किसकी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और इसका इस कैंपेन से, इन सारी चीज़ों से क्या ताल्लुक है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। मैंने वो लिखा है 72 प्रोडक्ट्स, वो एक्चुअली 50 बड़ी प्रोडक्ट्स हैं और 22 के करीब बताया जाता छोटी प्रोडक्ट्स हैं। वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये एक्चुअली मामला है क्या। तो हुआ ये नाज़रीन कराम, जैसे मैंने आपको बताया कि डी चौक में जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद ये प्रोडक्ट्स के जो बायकॉट की मुहिम चली और आहिस्ता आहिस्ता ये तूल पकड़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शिद्दत आती गई और इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली यही कैंपेन चलाई जा रही है। अब एक्चुअली मार्केट में उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोग बायकॉट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन लोग सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये डिग आउट करने की कोशिश की कि मतलब ये जो बिजनेसेस की बात की जा रही है, ये मामला है क्या। आगे चल के बात करते हैं कि किसका कड़का निकलने वाला है, लेकिन जरा पहले थोड़ा सा बुनियादी चीजें समझ लीजिए। तो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि 2016 में सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब ने यही क्वेश्चन किया था और उसके अंदर पूरी डिटेल्स दे दी गई थी। और डॉन अखबार ने इस पूरे मामले के ऊपर एक आर्टिकल छापा था जिसके अंदर ए टू जी तकरीबन बड़ी बड़ी मोटी मोटी बारीकियों में जाए बगैर मोटी मोटी तमाम तफसीलात दे दी गई थी। तो पता चला, अब ये डॉन अखबार का आर्टिकल है, अगर आप पढ़ना चाहें, 2016 में छपा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वक्त जो सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने ये क्वेश्चन पूछा था और डॉन अखबार ने छापा था 50 कमर्शियल एंटिटीज बीइंग रन बाय आर्म्ड फोर्सेस। इसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जब तभी वो वज़ीर दिफा थे और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी। तो 3-4 किस्म की चीज़ें, यानी कि अगर मैं बड़े बड़े ट्रस्ट की बात करूं तो वो 5 बड़े ट्रस्ट हैं जो पाकिस्तान की अफवाह चलाती हैं। सबसे बड़ा जो ट्रस्ट है नाज़रीन कराम, वो है फौजी, यानी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। फौजी फाउंडेशन नंबर 1, शाहीन फाउंडेशन नंबर 3, बहरिया फाउंडेशन नंबर 4, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जिसे AWT हम कहते हैं, और 5वें नंबर पे आता है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज। अब जितनी छोटी छोटी सारी कंपनीज हैं नीचे, वो सारी इन 5 के नीचे जो है वो फॉल करती हैं। मैं थोड़ा तफसील में जाके आपको बता देता हूं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि DHAs हैं, वो यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो तकरीबन 8 DHAs हैं। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, गुजरावाला के अंदर, बहावलपुर के अंदर, पेशावर के अंदर और कोयटा के अंदर। ये 8 से ज़्यादा हो गए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DHAs हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इसको चलाते हैं। इसके अलावा ये मैं डॉन से पढ़ रहा हूँ सारी तफसीलात, मैं कोई अपने से इंफॉर्मेशन नहीं आपको दे रहा, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो वजीर दिफा दे चुके हैं, क्योंकि बातें तो और भी बड़ी होती हैं। मतलब जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ये कह रहा था कि $39.8 बिलियन तक एसेट्स की जो है ना वो वैल्यू है, लेकिन मैं उसको कोट नहीं करूंगा, मैं उसको बताऊंगा नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं उसको इंडोर्स नहीं करूंगा। मैं इस तरह से कहता हूं, मैं इंडोर्स नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑफिशियल जराए से मालूमात नहीं है। ये जो मैं मालूमात आपके सामने रख रहा हूं, ये ऑफिशियल जराए से आई हुई मालूमात है।
यानी कि पाकिस्तान के वजीर दिफा, जो अभी मौजूदा वजीर दिफा भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, ये उनके हाथ की दी हुई मालूमात है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा नाज़रीन कराम मैंने आपको बताया ना कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT, उसके अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर आता है कि जनाब 2 स्टड फार्म्स इन पाकपतन एंड ओकाड़ा, आर्मी वेलफेयर शुगर मिल्स बदीन, अस्करी प्रोजेक्ट शू एंड वुलन लाहौर, आर्मी वेलफेयर मेस एंड ब्लू लगून रेस्टोरेंट रावलपिंडी, रियल स्टेट कॉम्प्रोमाइजिंग 3 स्मॉल हाउसिंग स्कीम्स इन लाहौर। इसके अलावा संजानी में भी है, अस्करी जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड रावलपिंडी, अस्करी एविएशन सर्विसेज, MAL पाकिस्तान लिमिटेड कराची, और इस तरह से तकरीबन ये 15 कंपनीज इसके अंदर आती हैं। और जो कंपनीज हैं उसके अंदर भी फिर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। मैं प्रोडक्ट्स के नाम नहीं बता रहा। जैसे मिसाल लीजिए, ये दूसरे नंबर पे आता है फौजी फाउंडेशन। तो फौजी फाउंडेशन में 14 बड़ी कंपनीज हैं। उनके अंदर फौजी सीरियल्स है, फाउंडेशन गैस है, फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी सीमेंट है, फौजी ऑयल टर्मिनल, और फौजी कबीर वाला पावर कंपनी लिमिटेड, फौजी पावर को, अस्करी सीमेंट, अस्करी बैंक, फाउंडेशन विंग एनर्जी। और जो एक एक कंपनी है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अस्करी बैंक बताता खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो इसी तरह से जैसे फौजी फूड्स है तो उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ओपा है, या मतलब घी की कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर आ जाती हैं। खाने पीने की तमाम चीज़ें वो फौजी फूड्स के अंदर आएंगी, और ये फौजी फूड्स फिर फौजी फाउंडेशन, एक जो बड़ी फाउंडेशन है, उसके अंडर आती है। इसी तरह से नाज़रीन कराम शाहीन फाउंडेशन है, जिसमें शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज और काफ़ी सारी चीज़ें, और इस तरह से बहरिया फाउंडेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और असल में इन फाउंडेशंस को जो बनाया गया था, इनका मकसद ये था कि आर्मी की वेलफेयर के लिए, रिटायर्ड लोगों की वेलफेयर के लिए, शोहदा के लिए जो है वो ये काम करेंगी। और ऑब्वियसली ये जो कंपनीज हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाती है। अब ये जो बायकॉट किया गया नाज़रीन कराम, इसमें अभी तक वो जो प्रोडक्ट्स लिखी गई हैं वो ज्यादातर मतलब मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो को बहुत बड़ा धचका नहीं लगा है। लोगों ने बायकॉट किया, वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं सामने, लेकिन बहुत सारी चीजों का उस तरह से अवाम बायकॉट कर ही नहीं सकती है। मैं आपको रियलिटी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस ट्रेंड को काफी ज्यादा उसके ऊपर मतलब आईब्रोज खड़े किए गए हैं कि ये मामला उल्टी तरफ चल पड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि खरबों का नुकसान हो गया। देखिए जितना नुकसान हुआ भी डेफिनेटली डेंट पड़ा है, डेंट पड़ा है तो ही रिएक्शन आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि फर्क ही कोई नहीं पड़ा। डेफिनेटली ये जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड ने आईब्रोज को खड़ा कर दिया कि ये गलत हो रहा है। इसको नोटिस किया गया है कि ये जो अब काम चल पड़ा है ना, ये गलत हो रहा है। मैं अगर आपको कहूं ना कि ये मैंने आपको इतने सारे बिजनेसेस आपके सामने रखे, तो इन सब का बायकॉट उस तरह से मुमकिन ही नहीं है। और बहुत बड़ा डेंट, अगर मिसाल है फौजी फूड्स का या फौजी सीमेंट का भी अगर लोग बायकॉट कर रहे हैं, अस्करी बैंक का भी कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने बताया 20 कंपनी है एक एक फाउंडेशन के नीचे, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये नहीं है कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो उनने देखा कि यार बिजनेसेस से कट लग रहा है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो अब हमें बात सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड बना है ना, उससे ऑब्वियसली थोड़ा फर्क पड़ा है, डेंट पड़ा है ऑब्वियसली। जो एक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, डेंट पड़ा है, ठीक ठाक डेंट पड़ा है, उसको नोटिस किया गया है। और उसके ऊपर फिर जितने हमें एस्टैब्लिशमेंट के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मिलते हैं, उनने कहा कि आप अवाम से अपील भी की कि आप इसमें शामिल ना होइए, इस ट्रेंड में, ये गलत है। ऑब्वियसली ये शहीदों के लिए है, रिटायर्ड लोगों के लिए, दिस एंड दैट। लेकिन अवाम इस वक्त किसी भी किस्म की चीज़ को बाय करती हुई नजर नहीं आ रही। और जब मैं अवाम कहता हूं तो मेरे से मुराद है ज्यादातर अवाम, जो PTI है। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ के खिलाफ भी हैं, लेकिन ज्यादातर अवाम इस चीज़ को बाय करते हुए नजर नहीं आते। वो कहते हैं जी व्हाटसोएवर नाउ, जो भी है, जो डी चौक में हुआ वो गलत है। लिहाजा नाज़रीन किराम, इस मामले के बाद जब से ये ट्रेंड चला, कुछ सख्त फैसले लिए गए हैं। सॉरी अगर मैंने आपको थोड़ा ड्रैग कर दिया है इन कंपनीज के नाम, और ये बहुत मुझे आपको पता है हसास मौजू है, तो थोड़ा संभल के और बड़ी सारी चीज़ें बड़े ध्यान से आपके सामने रखनी पड़ती हैं। बहरहाल इस चीज़ को बड़ा ही ज़्यादा नोटिस किया गया और देखा गया कि यार ये गड़बड़ हो गई है, तो लिहाजा अब कुछ फैसले किए गए हैं। उन फैसलों में से नाज़रीन किराम एक फैसला, बहुत बड़ा फैसला ये हुआ है, मौजूदा गवर्नमेंट की छुट्टी कराई जाए। सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि यार ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से बता रहा हूँ,
थोड़ा टाइम लगेगा इस मामले में, लेकिन इस गवर्नमेंट की छुट्टी होने जा रही है। आप समझेंगे कि, आप सोच रहे होंगे यार इस तरह की बातें तो रोज मुख्तलिफ हम यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं। मैं इसका कुछ एविडेंस आपके सामने रख देता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। एक, ये कैंपेन। दूसरा, स्टैब्लिशमेंट ये महसूस कर रही है कि बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ाम ऑब्वियसली स्टैब्लिशमेंट पे आते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये जो काले विगो डाले हैं ना, ये ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, शाकिर मानू चुक लिया, फलाने ने चुक लिया, फलाने ने चुक लिया। तो स्टैब्लिशमेंट के भोंपुओं का मानना है, या वो जो लोग आके बैठते हैं उनका मानना है कि बहुत सारी कार्रवाइयों में गवर्नमेंट खुद भी मुलव्वस, और लिहाजा इनसे ये बोझ उठाया ही नहीं गया। इन्होंने बयानियां नहीं बना सके, सियासी बयानियां स्टैब्लिशमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट नहीं बना सकी। लिहाजा नाज़रीन इकराम, इनका क्रियाक्रम करने का सोचा गया। उसकी मैं मिसाल देता हूं, अब आप जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए, आपको मजा आएगा। नाज़रीन इकराम, फैसल वावडा की मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी से। बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान से, और जब ये पूछा जाता है सेनेटर कामरान मुर्तजा से कि आप चलने का इरादा कर चुके हैं या अपोजिशन में रहेंगे, तो वो कहेंगे ये आपको अकेले में बताऊंगा। वो खुल के नहीं कहते कि हम अपोजिशन में रहेंगे, हालांकि इससे पहले तो उन्होंने सारा कहा था कि हम अपोजिशन में रहेंगे। जरा सुनते जाइए, ठीक है। अचानक एक कैंपेन शुरू होती है और उसमें हमें यह नजर आता है कि बिलावल पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ शमूलियतें होना शुरू हो चुकी हैं, अटक वगैरह से और ये वो, ठीक है। खास जमात के, खास एक मजहबी सियासी जमात जो लाहौर की हैं, रिजवी साहब, तो उनकी जमात से लोग जो है वो टूट के इधर जाना शुरू हो जाते हैं। अचानक ये लोग बिलावल भुट्टो के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। ये कहानी क्या चल रही है? ये कहानी ये चल रही है नाज़रीन इकराम के बिलावल भुट्टो को मरकजी किरदार बनाने का सोचा गया है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन इकराम कि इमरान खान को जो 26 तारीख वाले दिन ऑफर हुई, उसमें एक ऑफर ये भी थी। उसमें ऑफर ये थी कि माइनस नून लीग गवर्नमेंट बना लेते हैं, नून लीग को खात्मा कर देते हैं, यानी खात्मे से मुराद है उसको गवर्नमेंट से उठा के बाहर फेंक देते हैं। या जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के खात्मे की मैं बात कर रहा हूं, वो ये नहीं है कि नून लीग का ही मुकम्मल खात्मा, उसमें एक ऑप्शन ये है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाए जिसके अंदर सारी जमातें आए, और इमरान खान को कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी भी उस नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बने और 3 साल कम से कम अपनी जबान को बंद रखिए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, आपके ऊपर कोई सख्ती नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, पीटीआई के लिए तमाम आसानियां हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। बस आप ये कीजिए कि नेशनल गवर्नमेंट जो बन रही है उसके अंदर खामोशी इख्तियार कीजिए। इमरान खान को यह ऑफर की गई कि गवर्नमेंट का हिस्सा आपको बना देते हैं, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार करना होगी, आपको से मुराद आपकी पार्टी को। तो इमरान खान मना नहीं है। अब माइनस इमरान खान आने के नाम इस मामले पर काम शुरू हो चुका है, हो सकता है फिर इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन एक नेशनल गवर्नमेंट बन रही है सेंटर के अंदर। आप ये देखेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब मरकजी किरदार के तौर पर नमूदार हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मरकजी किरदार के तौर पर प्रकट होने की पोजीशन में आ चुके हैं, और इसके पीछे बिलावल भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की और मुक्तदरा की जो नज़र और जो सपोर्ट और जो उनकी तवज्जो हासिल की, वो 26वीं आईनी तरमीम में जो उन्होंने दिन रात एक किया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी, तो उनके कंधे पे थापड़ा बच चुका है, भाई तो वो तो बहुत अच्छा काम करता है, भाई तुम हमारी नज़रों से पहले क्यों उछलते। तो डंका बच चुका है नाज़रीन इकराम, तबले जंग बच चुका है। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर एक चीज जो है वो आउट ऑफ कोर्स है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ऑन द बोर्ड नहीं है अभी तक। तमाम चीजों के अंदर डिले और ये सारी चीजें ये इमरान खान की वजह से हो रही है। अगर इमरान खान आज मान जाता है नाज़रीन इकराम, अभी के अभी चीजें जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगी और इनके लिए जो है ना वो मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, ये इस वक्त का मामला है। कड़क्का जो है वो शहबाज शरीफ साहब का निकल जाएगा। इसका नुकसान अल्टीमेटली गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि पीटीआई को तुन देने में बहुत ज़्यादा किरदार नून लीग का है। मरियम नवाज की अभी भी स्पीच समझ लीजिए, जिनका दिल होता है कि मुखालिफ ख़त्म ही हो जाए, सफ़ाई हस्ती से ही मिट जाए। उनकी रीसेंट स्पीच सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना बुग़्ज़ और नफ़रत में मुब्तला है। तो उनके ऊपर भी आसमान गिरने का वक्त आया चाहता है। अगले 3 साल को स्टेबल बनाने का प्रोग्राम है। आपको पता है ऑब्वियसली अगले 3 साल का हम 3 तैनाती अगले 3 साल तक रहेगी, तो वो स्टेबल बनाने का, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी और ये सारी चीज़ें ठीक हो सकें। इसलिए ये सारी प्लानिंग नाज़रीन होती हुई नज़र आ रही है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने एक किरदार पर नज़र रखनी है और उसका नाम है फैसल वावडा। वो देखते जाइए कहाँ कहाँ पे मूव करता है, आपको सारी कहानी समझ आती जाएगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।